क्या हो गया? नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ अम्बेसडर दीपक वोहरा। क्वाड मीटिंग, उसके अलावा यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो खींचतान, उसमें अब तो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए कहा जा रहा है मुस्लिम कंट्रीज से। पाकिस्तान के मंत्री का बयान मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे जी हमारे तो पासपोर्ट पर ही लिखा है कि कहीं भी जा सकते हैं, इजराइल नहीं जा सकते। इसके अलावा मार्को रूबियो भारत में थे, तरह तरह की बातें हुई, उनसे एक सवाल भी पूछा गया। अब जर्नलिस्ट ने वो सवाल सही पूछा कि गलत पूछा, सही तरीके से नहीं पूछा। बहुत सारा विवाद रहा है और इसीलिए आज अम्बेसडर कोरा हमारे साथ है। मैंने एक पूरी आपके सामने जिस्ट रखा है जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। अगर मैंने कोई मिस की हो तो अम्बेसडर सर प्लीज फील फ्री टू ऐड टू दैट। और साथ ही आप इन और सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हो और भारत कहाँ खड़ा है इनमें? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। काफी समय हो गया हम लोगों ने बातचीत नहीं की, आज बात करते हैं। काफी सारी चीजें हुई हैं। शुरुआत करते हैं, मार्को रूबियो साहब यहाँ पे आए थे। शुरुआत में वो कोलकाता गए थे, वहां पे मदर टेरेसा के घर मिशनरीज ऑफ चैरिटी में गए थे। वो इसलिए कि हमारे जो है, हम लोग अब जिसको हम कहते हैं सनातनी कंसोलिडेशन पे, दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया है, बुद्धिस्ट देश है, तो वो ये बताने के लिए गए थे कि हम क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, चाहे जूडियो क्रिश्चियन कह दो। और हम मदर टेरेसा के यहाँ गए थे क्योंकि वो क्रिश्चियन संस्था है और वो बड़ा अच्छा काम करती है। मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन कुछ साल पहले हमने उनका फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत जो उनकी क्लियरेंस थी उसको बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जो हमें पसंद नहीं थी। लेकिन फिर उसको रिवाइव कर दिया था बाद में, जब सब क्लियर हो गया था। तो ये पहले वहां गए थे ये बताने के लिए। अभी कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नाइजीरिया पर बम फेंके थे। वहां के जो इस्लामिक समुदाय के कुछ रेडिकल्स हैं जो क्रिश्चियंस को मार रहे थे, उनको ठोका उन्होंने, बोला देख लो तुम क्रिश्चियंस पे अत्याचार करोगे तो हम आपको मारेंगे। तो वो अपने क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसराइल के साथ मिलके जो जंग कर रहे हैं, ईरान के साथ, वहां भी उन्होंने पादरी लोग बुलाए थे अपने दफ्तर में और प्रार्थना कर रहे थे। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इस समय जो है अमेरिका ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि मैं एक क्रिश्चियन देश हूँ, उसकी कंस्टिट्यूएंसी। दूसरी चीज, मार्को रूबियो यहाँ आए थे क्वाड मीटिंग के लिए, जो आपने जिक्र किया, इसकी बहुत जल्दी बता देता हूँ। क्वाड की शुरुआत कैसी हुई? ये जो लोग चैट जीपीटी पढ़ते हैं शायद इनको मालूम नहीं है बेटा, 2004 में मैं तो क्लोजली इन्वॉल्व था इसके अंदर। मैं बता देता क्या हुआ था। एक एक्ट ऑफ गॉड था, उसको सुनामी कहते हैं। 2004 में भयंकर सुना, पहली बार लोगों ने ये शब्द सुना था, सुनामी। समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया। तो फिर भारत पर असर पड़ा, अंडमान निकोबार पर असर पड़ा, तमिलनाडु पर असर पड़ा, श्रीलंका पर पड़ा, म्यांमार पर पड़ा, इंडोनेशिया पर पड़ा, बांग्लादेश पर असर पड़ा, फिलीपींस पर असर पड़ा। दूर दूर तक इसका नुकसान हुआ था और सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया भारत ने। हमारी 20-25 पानी के जहाज उतर गए, नेवल शिप्स, कुछ को हॉस्पिटल बनाया, सामग्री लेके गए, हमारे सेलर्स गए। मेरा ख्याल 5,000 के आसपास हमने मोबिलाइज किया ओवरनाइट। ये हमारे में क्षमता है। कभी भी कोई आजकल आपातकालीन स्थिति होती है कहीं पर भी, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। तो हम लोग वहां गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा कि भाई टाइगर लोग देखो यार, हम भी तो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो हमारा इलाका है, ये तो सारा इंडियन ओशन में हुआ है, तो कहा खुशामदीद, आ जाइए। फिर अमेरिका कहने लगे यार ये क्या हो रहा है, मैं भी इसके अंदर कूदना चाहता हूँ। आप भी आ जाइए। तो अमेरिका तो घमंडी है ही, तो कहता वी विल वर्क विद आवर इंडियन पार्टनर्स, वी विल हेल्प देम। अबे तेरी हेल्प किसने मांगी है, खुद तो तू कूद रहा है बीच में। चलिए आ गए तो हो गया। अब बेटा मजेदार बात ये होती है, मैं पीने का पानी ले जा रहा हूँ म्यांमार, अमेरिका पीने का पानी ले जा रहा है, जापान पीने का पानी ले जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया पीने का पानी ले जा रहा है। लेकिन यार सब लोग कुछ कोऑर्डिनेशन तो करो, सब लोग एक ही चीज क्यों ले जा रहे हैं? कोई खाना ले जाए, कोई तंबू ले जाए, कोई दवाइयां ले जाए। सो वो क्वाड की शुरुआत हुई और उसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। वो ह्यूमैनिटेरियन एड पे शुरू हुआ 2004 में। लेकिन फिर 2007 में ऑस्ट्रेलिया की जो समय हुकूमत थी वो चाइना से डार्लिंग डार्लिंग, हमने तो ये बना दिया क्वाड। चीना ने कहा खबरदार। और उसका जो समय फॉरेन मिनिस्टर था वंगी मंगी मंगी, जो आजकल भी है, उसने बोला कि ये तो समुद्र की झाग जो होती है ना, इसके वेव्स के ऊपर जब लहरें आती हैं, झाग होती है, उसी की तरह ये गैप हो जाएगा। गैप नहीं हुआ, मलेशिया जाके रोता है देखो हमारे अगेंस्ट बना रहे हैं। तो फिर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड से इंटरेस्ट है उसका बेसिक जो सॉफ्ट आउटर आउटसाइड है वो रहा, लेकिन इनसाइड वो सिक्योरिटी डायलॉग बन गया। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ देर के लिए छोड़ दिया। फिर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को बोला अबे आप तो चुइंग गम है जो चाइना की बूट में फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाराज हो गया, तेरी ऐसी की तैसी। फिर क्वाड शुरू कर दिया उन्होंने इंटरेस्ट लेना। अब मेरा मानना है बेटा कि चाइना जितना फुदकेगा साउथ चाइना सी में, चाइना को पहले बताना पड़ेगा कि टाइगर, साउथ चाइना सी नाम है इसका, ये मतलब नहीं कि 13 समुद्र है।
और वहां पे फ्री इंटरनेशनल वाटरवे है, समुद्र में जाएंगे जहाज वगैरह वगैरह। तो वो क्या कर रहा है, वहां पे छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है ताकि वो इकोनॉमिक जोन उसकी बन जाए कि जी मेरी इजाजत के बिना आप नहीं जा सकते, बकवास करते हैं, नोबडी इज गोइंग टू टेक हिम सीरियसली, लेकिन है बड़े बदमाश। तो अभी क्या हुआ है कि क्वाड ने बोला है कि सिक्योरिटी तो रहती है, मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस होती है दुनिया की सबसे बड़ी, वो क्वाड में होते हैं, बहुत से देश उसमें जुड़ना चाहते हैं, क्वाड प्लस की बात हो रही है। तो इस बार जो मेन इश्यूज हैं दुनिया के सामने, फॉरगेट अबाउट सिक्योरिटी, वो तो चीन कभी बाज नहीं आएगा, वो तो है ही टोटल एक नंबर के बदमाश। लेकिन जो इस समय जो बात चल रही है, जो देखने वाली, क्लाइमेट चेंज, रेयर अर्थ्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी जिसमें ईरान का भी हाथ आता है। तो ये चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आज के मुद्दे हैं जो हॉट हॉट हॉट। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गर्म है, इसीलिए गर्मी बढ़ रही है क्योंकि सारे इश्यूज डिस्कस हो रहे थे। तो अब फाइनली क्या होता है कि हमने एक अमेरिका के साथ डील भी साइन की है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की साइडलाइंस पे, ऑन क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन, कि माइनिंग राइट्स मिलेंगे, ये मिलेगा, प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये बहुत सी चीजें हमने उनके साथ साइन की, जो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी क्वाड की मीटिंग हो जाती है, फिर मार्को रूबियो साहब अपने देश वापस जा रहे हैं। हम लोग जो मर्जी कहें उनका, लोग तो कुछ कहेंगे, उनका काम है कहना। लेकिन ईरान की बात हुई थी कि एक चीज आप समझ लो बेटा, कि जो इस समय दुनिया के सामने ऊर्जा की समस्या है, आप तो सब जानते हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, दिल्ली में भी, देश की राजधानी में भी, भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, 3 बार बढ़ा दिया जी आपने, एक हफ्ते में क्या करें? जब महंगा होता जाएगा तो अल्टीमेटली हम तो एक्सपोज्ड हैं टू इंटरनेशनल प्राइसेस, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, इसमें एक चीज और भी बताता हूँ पॉजिटिव आपको, ये चलती जा रही है तो लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ईरान को हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। ये 2 इश्यूज हैं जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। पहले कहते हैं न्यूक्लियर हथियार, नो 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 नो। और ईरान के कुछ लोग, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, सोचते हैं। तो फिर आईआरजीसी वाले उसको 2 झापड़ मारते हैं, फिर वो कहता है ओ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बंद करेंगे। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स इज़राइल कहता है कि आप नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरी सर्वाइवल, अस्तित्व की बात है ना, मेरे पे खतरा है। और जो दूसरी तरफ से ईरान है, कहता है ये तो मेरा अधिकार है। फिर दूसरा इशू बनता है हॉर्मुज का। अमेरिकन ने नाकाबंदी कर रखी है, ईरान कहता है जी मैं खोलने को तैयार हूँ, वो पेशेश्कियान ऐसा ही कुछ है, राष्ट्रपति मैं मिला हूँ। वो कहता है जी देखो हम हॉर्मुज को खोल देते हैं। फिर उसके पास ये जाते हैं आईआरजीसी वाले, 2 झापड़ मारते हैं। तो फिर कहता है बिल्कुल नहीं खोलेंगे हम। अभी क्या हुआ बेटा, 2 दिन पहले, सुनिए बड़ी मजा बात है, आईआरजीसी ने इंटरनली उसकी फौज, उनकी जो ईरान की सिक्योरिटी है, उन्होंने 10 आईआरजीसी के कमांडर्स को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने एक नया ड्रोन टेस्ट किया था विदाउट ऑथराइजेशन। पकड़ लिए, पैसा खाते हैं, सब पैसा खाते हैं, दबा के पैसा खाते हैं आईआरजी। जो जहाज वहां से गुजरते हैं, अब कहते हैं हम उस पर एनवायरमेंट टैक्स लगाएंगे, बकवास करते हैं। 10 रुपए खिलाओ उसको, वो जहाज को जाने देता है। दे आर ग्रीडी लाइक हेल। इसका कारण यह है उनकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस बात को साफ ऐलान कर दिया है कि विदाउट न्यूक्लियर वेरीफाइबल, हम वेरीफाई करेंगे, या तो आप अपना इन्वेस्ट यूरेनियम मुझे दे दो, नहीं तो फिर मैं आईएईए के साथ, मेरे लोग आएंगे और आप ही के घर में उसको हम बर्बाद कर देंगे। वो तो ईरान मानेगा नहीं, तो वो अमेरिका को देगा कि नहीं, अभी देगा। फिर हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई। तो ये जो था ईरान की बातें जो हो रही थी। अब कतार में पहुंच गया उनका विदेश मंत्री, वो बाबरची अरगची ऐसा कुछ नाम है, वो वहां गया। क्या करेगा? जब तक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं कहती आप कुछ नहीं कर सकते। ये बातें बातें, कतार में जाइए, कतार तो हर जगह मध्यस्थता करता है। अगर आप और मेरे बीच में कुछ ऐसा हो जाए तो वो पहुंच जाएगा मध्यस्थता करने के लिए, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन वो हर जगह पहुंच जाता है कतार। सो दिस इज द रियलिटी आज की दुनिया में क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, जब हमने तेल प्राइस राइज की बात की है, आपको मालूम है, आई डोंट नो इफ वी हैव स्पोकन अबाउट दिस, 24-25 अप्रैल को भारत में जो डिमांड थी बिजली की, गर्मी के कारण, अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, 2026, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा थी, 255 के आसपास गीगावाट। गीगावाट में 1 बिलियन वाट होते हैं। तो आपकी जो ऑपोजिशन वाले हैं, मैं जानता हूं, मुझे कई फोन आए, ओ अम्बेसडर साहब आप तो तारीफ करते हैं सरकार की, अब तो क्या होगा कि दिल्ली में बिजली कोलैप्स करेगी, फिर जो आपका नेशनल ग्रिड है वो डोमिनो इफेक्ट, कहते हैं, एक टूटा फिर दूसरा फिर तीसरा, और पूरा देश अंधेरे में हो जाएगा। क्या आप लोग कर रहे हैं? बेटा एक भी राज्य में बिजली नहीं गई, पता है क्यों?
जो 255 गीगावाट की रिक्वायरमेंट थी, 1/3 उसका हमें किसी ने दिया, सूर्य देवता ने। अब आप समझ रहे हैं सोलर एनर्जी का महत्व क्या है। हम तेल का प्रयोग नहीं करते बिजली के लिए, इसलिए बिजली की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। हम प्रयोग करते हैं सूर्य ऊर्जा का, पानी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, हम कोयले का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ रही। बाकी देशों में बढ़ रही हैं, जो तेल से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि तेल महँगा हो रहा है। हम नहीं करते और फिर हम अपने तेल ऑयल एक्सप्लोरेशन और तेज़ी से चल रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में आप सबको गर्व होना चाहिए। और फिर जनता से पीएम साहब ने जो अपील की है, 1973 में भी जब यौम किपुर जंग हुआ था इज़राइल के साथ, लोग भूल जाते हैं। तो उन लोगों पहली बार अरब देशों ने तेल का इस्तेमाल किया था एज़ अ वेपन। उन्होंने कीमतें बढ़ा दी थी 4 गुना एक दिन के अंदर। हमें बहुत तकलीफ हुई थी। बेटा हमारी आर्थिक व्यवस्था, बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी 71 में, वो था तो ठीक है, ओ जी हम जीत गए, लेकिन उसका आर्थिक खर्च जो है ना बेटा, नुकसान बहुत था हमारे। जिहादिस्तान का तो और भी ज्यादा था, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको कहे आप लोग भूखे मरे हो, कहाँ भूखे मरे, अल्लाह ला के देगा, चलिए वो ला के देगा तो बैठे रहो तब तक। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि किस तरह से सुधारा जाए। और फिर उसके बाद तेल की कीमतें, प्राइसेस बढ़ी, पेट्रोल की, डीजल की। मुझे याद है मैं भी बड़ा नाराज होता था, ये क्यों हो रहा है। पहले मैं जाता था समटाइम 74 में, ऑलरेडी फॉरेन सर्विस में 73 में आ गया था। अपने फादर की कार लेके जाता था, कई बार मैं मिनिस्ट्री, उसके बाद स्कूटर लेना पड़ा कि बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। ये सारी चीजें मैंने झेली है, मैंने देखा है अपनी इन माय करियर। तो फिर उसके बाद ये चीजें, अब ये मेरा ख्याल कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये हेगल ने कहा था कि इतिहास में हर चीज 2 बार होती है। एक बार होती है एज ट्रेजेडी और दूसरी बार होती है एज अ जोक, एज मजाक। अब इस बार मजाक नहीं है। पहली बार तो ट्रेजेडी हुई थी जब उन्होंने बढ़ाई थी कीमतें, यौम किपुर में इसराइल के साथ जंग हुआ था 73 में। अब जो हो रहा है वो मजाक नहीं है, वो बहुत सीरियस है। तो इसीलिए 2 चीजें आवश्यक हैं, और उसको खोल दीजिए। ईरान का कोई अधिकार नहीं है उसको बंद करने का, वो इंटरनेशनल वाटरवे आज तक किसी ने नहीं बनी। आप ये चीज बताऊं, हॉर्मुज का जो ये वाटरवे है, 5000 साल से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। उस समय वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होती थी जहां पर आजकल इराक है, वो भारत के साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ व्यापार करते थे, हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू जहाज आते थे 5000 साल पहले। देखिए क्या बात है। वो ना एक फ्रेंच दार्शनिक जॉन बाप्टिस्ट लकार ने कहा है, जितना बदलता है उतना वही रहता है। तो हम देख रहे हैं कि वही का वही हालत है। सो ईरान के ऊपर इस समय प्रेशर है। अच्छा, एक मजेदार खबर आपको देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज आपके चैनल पे बता रहा हूँ। पनामा गए थे इजराइल के राष्ट्रपति, हेrzog उनका नाम है, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन उन्होंने अमेरिकन एयर स्पेस से वो नहीं गए। उनका पूरा नाम मैं भूल गया हूँ क्या है, आप पता कर सकते हैं। हेrzog कुछ है, मैं देखता हूँ जरा यहाँ पे, 1 मिनट में चेक करूँ। ये है उसका नाम है, एक तो हाँ, आइजैक हेrzog, इशाक कहते हैं, आइजैक हेrzog। वो जब पनामा जा रहा था तो उसने अमेरिका की एयर स्पेस में नहीं गया, कहता कि ट्रम्प मुझे गिरफ्तार ना कर दे। ट्रम्प गिरफ्तार क्यों करेगा, ट्रम्प बड़ा नाराज है कि मैंने बीवी नेतन्याहू को माफ नहीं किया। उसके अगेंस्ट आरोप लगे हुए हैं ना प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के। तो उसने कहा कि मैं जो है, मैंने अभी तक तो माफी दी नहीं है, देगा जरूर, तो फिर सारा केस वेस खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज बड़ी मजेदार ब्रेकिंग न्यूज आपको फिर बता, इजराइल की करेंसी है शेकल। शेकल डॉलर की अपेक्षा मजबूत हो रहा है। हमारा रुपया तो कमजोर हो रहा है। ये क्या की कहानी है, क्या हो रहा है? क्योंकि इजराइल पर कैपिटा बेसिस पे इट्स अ वेरी इनोवेटिव सोसाइटी, स्टार्टअप नेशन है। वो बहुत सी चीजों का जो करते हैं, इनोवेशन वो लाते हैं। एंड इनफैक्ट शेकल इज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल अगेंस्ट द शेकल, जो करेंसी है, अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन अबाउट 30 ईयर्स। 30 साल हो गए, तो चढ़ता जा रहा है। और लोग सोचेंगे वो तो कभी उसको तो कमजोर होना चाहिए क्योंकि जंग चल रहा है, पर कमजोर नहीं हुआ। ये 2 चीजें आपको बताना चाहता था। तो दुनिया की स्थिति इस समय बेटा ऐसा है कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। नंबर 1 आपका आज जो है कंसर्न वो है इजराइल ईरान। नंबर 2 आपका कंसर्न है यूक्रेन रशिया। नंबर 3 कुछ हद तक आपका कंसर्न है सूडान, जहां मैं 5 साल आपका राजदूत था, वो एक दूसरे को ठोक रहे हैं सूडान में। चौथा आपका कंसर्न है चीन क्यों फुदक रहा है, वो ताइवान पे हमला करेगा कि नहीं। मान लीजिए कि अगर होएगा तो नहीं, क्योंकि चीन की इतनी औकात नहीं, मान लीजिए कि अगर उसने हमला कर दिया ताइवान पर, तो फिर टॉप प्रायोरिटी, सब कुछ हम भूल के वही बात करेंगे।
फिर ईरान गया छोले खाने और इजराइल गया मटर खाने और सारी दुनिया का ध्यान हो जाएगा ताइवान पर और चाइना पर। दिस इज हाउ दिस वी आर एन अटेंशन इकोनॉमी। किसी का अटेंशन चाहिए तो तुरंत धड़ाधड़ ब्रेकिंग न्यूज बने, क्या टूटती हुई न्यूज बनाइए। ब्रेकिंग को वही कहते हैं ना, टूटती हुई। तो टूटती हुई न्यूज आप शुरू करिएगा। सो ये है जो मैं दुनिया में इस समय देख रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया है कि क्वाड, जब चाइना फुदकता है क्वाड भी फिर जवान हो जाता है, जब चाइना चुपचाप से बैठ जाता है तो क्वाड सो जाता है। अब जाग गया और अब नई नई चीजें नए एरियाज में जा रहा है। सिक्योरिटी तो रहेगी, मलाबार एक्सरसाइज नेवल बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत से और देश भी उसमें भाग लेते हैं, भारत उसका नेतृत्व करता है। सो बेटा अब ये है कि क्वाड विल सर्वाइव, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद मेरे एक सवाल आता है, मैंने साल दर साल टीवी पर भी इस तरह से शोज पर भी बहुत डिस्कशन किया जी, क्वाड का मीटिंग हो रहा है जी, ये आए हैं जी, फलाना मिल रहे हैं जी, ये डिस्कशन होगा जी, दुनिया की इतनी इकोनॉमी एक साथ बैठी है जी, और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। बट इस ग्रुपिंग से भारत को मिला क्या? मैं बता देता हूँ, अगर हर चीज में आप देखते हैं क्या फायदा, मैं यूनाइटेड नेशन से क्या मिला है हमको? हम तो पैसे देते हैं, हर देश अपना कंट्रीब्यूशन करता है। सार्क से क्या मिला था हमको? कुछ भी नहीं, तंग करते थे हमको। बाकी हम I2U2 में भी हैं और IMEC की बात क्या मिलता है? हमेशा हम ये नहीं देखते हमें क्या मिला है, हम ये देखते हैं कि जो मेन उसका इशू था विच इज एंटी चाइना। अरे जितनी मर्जी बकवास कर दो कि चाइना एंटी चाइना नहीं है, रियलिटी इज कि चीन के फुदकने से उसका सिक्योरिटी बना था ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए, और लेकिन हमें बहुत गुडविल मिला। वो फायदा हमेशा फायदा रुपए और पैसे में नहीं गिना जाता। जब आपको मालूम है, जब चाइनीज महामारी हुई थी पहली बार, पहला प्रकोप, हमने 100 से ज्यादा देशों को फ्री में दी थी वैक्सीन। हमारे पास अपने पास उतनी नहीं थी बेटा, हमने दी थी। मैं आपको एक चीज बताऊं जो अक्सर मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन आप बेटी हैं तो आपको बताता हूं। मेरा अपना डॉक्टर 38 साल का था, मैं 70 साल का था जब, अब 75 का हूं, जब पहला अटैक हुआ था बेटा। मुझे बचाते हुए वो अमर हो गया। और जब भी मैं उसकी विधवा से मिलता हूं ना, उसकी आंखों में नहीं देख पाता, उसके चरण ही देखता हूं। क्या कहूं उसको? जाना तो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे अटैक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो वो कर, और उसके उस समय हमारे पास वो प्रोटेक्टिव गियर वगैरह नहीं था। मुझे बचाते हुए और कुछ और पेशेंट्स को बचाते हुए, शायद उनमें से किसी को अटैक था, मुझे नहीं था, मैं नेगेटिव था इसके लिए, चाइनीज वायरस के लिए, तो वो अमर हो गया बेटा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये हमारी ताकत है, हमारी परंपरा। हमेशा हम ये नहीं देखते हमें इमीडिएट फायदा क्या हो रहा है। चीन क्यों नहीं आया था उसकी नेवी जब सुनामी आई थी? क्योंकि चीन तो पहले, मैं नेवी भेज रहा हूँ, ये बोलो टाइगर पैसे कितने दोगे? वो तो पैसे के बिना, पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं। उनका तो कोई धर्म दीन ईमान कुछ है ही नहीं, पैसा पैसा पैसा। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि क्वाड से जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, अब चाइना कहता है उसको एशिया पैसिफिक बनाओ, हमने कहा कि तू जाके पूरी छोले का, वो इंडो पैसिफिक है, हमारा ओशन है, इंडियन ओशन है, वो एशियन ओशन नहीं है। भले ही तू कोशिश करते है उसका नाम बदलेगी, इंडियन ओशन है। एक पैसिफिक ओशन है, तो उसके बीच में इंडो पैसिफिक, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ, तो वो तो आप सब जानती हैं। वो आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी पे, और चटपटी जिसको मैं कहता हूँ, उसमें सब मिल जाएगा। तो बेसिक इशू ये है कि हमको मिला है, एक तो जो नेवीज इन देशों की जाती हैं थ्रू द साउथ चाइना सी। चाइना भी जब बहुत खुद, अगर मैं नहीं जाने दूंगा, ये कर दूंगा वो कर, अब कुछ नहीं कर पाता। तो हमारी नेवी भी जाती है, अमेरिकन भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी जाते हैं, और जापानी। और चीन ने ये जो 4 देश जो क्वाड में है, सबको नाराज किया है। जापान से तो वो नफरत करता है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब जापान ने ठोका था, चीन को कब्जा कर लिया था, उसके बाद अब जब ये मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की पिंग पोंग के साथ बीजिंग में, तो कहते हैं पिंग पोंग तो भड़क गया कि जापान अपना डिफेंस इतना क्यों बढ़ा रहा है, क्यों ना बढ़ा भी, तू चाचा है उसका कि वो नहीं बढ़ा? बहुत बढ़ गया, क्योंकि जापान से डरता है चीन, बहुत डरता है, क्योंकि जापानीज में ताकत बहुत है। उनकी नेवी इज द 4th मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, बहुत तगड़ी है, 4th लार्जेस्ट आई थिंक इन द वर्ल्ड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उसने नाराज किया। जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं चाइना के साथ डार्लिंग डार्लिंग हूँ, वो मेरा सामान खरीद रहे हैं, कोयला वोयला मुझसे लेते हैं, तो मैं क्वाड को जरा थोड़ा सा भूल जाता हूँ। उसके बाद कुछ हो गया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये जो महामारी आई थी, इस पे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये टिंग टोंग भड़क गया। उसने बोला आप तो चीन के बूट के साथ चिपकी हुई च्युइंगम है, ये चीन ने बोला ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया फिर भड़का, अच्छा क्वाड को बनाओ जी फिर से ये इन्वेस्टिगेशन करो, क्वाड को करनी चाहिए। भारत के साथ तो उसके संबंध आप जानते हैं, अमेरिका के साथ भी उसके संबंध ठीक नहीं है।
तो ये है फायदा। 4 लाइक माइंडेड मैरीटाइम डेमोक्रेसीज इकट्ठी हो गई हैं और चीन को संदेश दे रही है कि टाइगर ज्यादा मत फुदक, हम लोग वहां मंडरा रहे हैं, हम लोग इस वाटरवे को खुला रखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। 70% 60%, वो सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे। दुनिया का ट्रेड वो साउथ चाइना सी से जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, चुपचाप से बैठ जाओ, ज्यादा मत फुदक। ये एक एक बेसिकली हमको मिला है। जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपसे चाहती हूँ वो है अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ी हुई, जिसका मैं जिक्र बता मैंने देता शुरुआत में किया। मैं जी, बता देता क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज को वो साइन करना होगा और हूँ। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट हमारे पासपोर्ट पे लिखा है, हम तो जाती तौर पर इसके लिए तैयार नहीं है। अब वो ये सीधा क्लेम तैयार हो वहां पर जाएगा। कैसे बेचेगा? बेटा 2 झापड़ पड़े। इब्राहिम अकॉर्ड क्या है, ये पहले किया था। इब्राहिम अकॉर्ड इसलिए कहते हैं कि इब्राहिम तो सबका दादा का परदादा था ना, जुडाइज्म में भी, यहूदियों के धर्म में भी, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में, तो उनको इब्राहिम अकॉर्ड्स का सबसे पहले साइन किया था यूएई के साथ। और कैंप डेविड जो पहले था, इजिप्ट और इसराइल के बीच में समझौता हो गया, तो फिर सूडान भी आ गया, फिर 2-3 देश और आ गए, फिर कतार भी आ गया, फिर मेरा ख्याल और कुछ देर। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा सबसे कि भाई देखो, आप लोग इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करो, इब्राहिम अकॉर्ड साइन करो और फिर कोई खतरा नहीं होगा, मिलके ईरान को ठोकेंगे। उसने ये भी कहा कि अगर ईरान चाहता है वो भी साइन कर दे, और जिहादिस्तान, आतंकिस्तान, उसका क्या पाक पाक कैसे कुछ कहती है नाम आप उसका, वो भी साइन करे। अभी तो बहुत फुर्केगा कि हमारे पासपोर्ट पे लिखा है इसराइल जा नहीं सकते, तो बदल दो, उसमें कौन सी बड़ी बात। क्या वो अल्लाह ने कहा है कि नहीं जाना आपको इसराइल? पूछिए ना उनसे। मैं तो पूछता हूँ कि किसने बोला कि नहीं जाना, बदल दो, उसमें क्या। हम भी अपने पासपोर्ट में बदलते रहते हैं जो कुछ हमको बदलना है, कानून हम रोज बदलते रहते हैं, आपको तकलीफ क्या है इस बारे में? सो इफ यू कैन लुक एट इट लाइक दिस, अब्राहम अकॉर्ड ये उसका एटम बॉम्ब है। उसने एक एक इशू ऐसा रेज किया है और बहुत से इस्लामिक मुल्क उसका फायदा उठाएंगे। बेटा जो इस्लामिक समुदाय के देश हैं, खाड़ी के देश में, जिनको हम पेट्रो मोनार्कीज कहते हैं, गल्फ मोनार्कीज, वो डरते इसराइल से नहीं है, वो डरते हैं ईरान से। 3 चीजें ईरान ने वहां, ईरान तो बड़ा अच्छा देश है ना, किसी पे हमला नहीं करता। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो हमास कौन, तुम्हारे दामाद जो बनाए थे इसराइल को ठोकने के लिए गाजा में, वो कौन थे? ईरान ने बनाए थे। आपने हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया, लेबनान को टेक ओवर कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो भी आपके दामाद। तीसरे आपके दामाद हैं हूथी। क्यों खड़ा किया हूथी को? तो इसराइल के पास भी नहीं है सऊदी अरेबिया को चोट मारने के लिए। तो ईरान इस मामले में उसको उसने साफ कह दिया है कई बार। पहला तो यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, दूसरा इस एरिया में मैं शहंशाह हूं, सब मुझसे डरो, झुक के सलामी करो और पैसा लाओ। अब आपको पता है एक मजेदार चीज और, आज ही की खबर मेरा ख्याल ब्रेक हुई है कि यूएई ने तो पहले भी जो पैसे देने थे पाकिस्तान ने उसको, वो उसने वापस मांग लिए जो पैसे वहां रखे हुए थे जिहादिस्तान के बैंकों में। बड़ी बुरी हालत हुई उसकी। फिर सऊदी अरेबिया के पास गए और सऊदी अरेबिया के हाथ पैर जोड़े कि टाइगर माफ कर दे, कुछ बचा ले। उसने भी कुछ पैसे डाले और यूएई बड़ा नाराज था कि सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया, जब यूएई की सऊदी अरेबिया के साथ संबंध ठीक नहीं। एक चीज मैं बता देता हूँ, संबंध आज ठीक नहीं है बेटा, लेकिन ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। कोई किसी का बहन हो, या दामाद है, ससुर है, शादी किसी ने किसी की बहन से की है, किसी की माँ से की है, किसी की बेटी से की है, ये सब आपस में कजन्स और अंकल्स और आंटीज हैं। और इनके संबंध जिस दिन ठीक हो जाएंगे, जिहादिस्तान अकेला पड़ जाएगा। सऊदी अरेबिया वो अग्रीमेंट को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देगा। उसको अग्रीमेंट इस्लामाबाद से नहीं चाहिए, उसको अग्रीमेंट इसराइल के साथ चाहिए। ईरान के अगेंस्ट इसराइल उसको बचाएगा, ये लोग नहीं बचाएंगे। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ईरान तो जिहादिस्तान का पड़ोसी है, लैंड बॉर्डर है, लेकिन अगर कभी फिर हमला होता है तो इसराइल, इस बार भी इसराइल ने बचाया था बहुत मिलके, और कुछ सऊदी जहाज भी उड़े थे ईरान को ठोकने के लिए। तो ये चीजें हम लोग बात नहीं करते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ कि ईरान बचाएगा इन सबको। तो इब्राहिम अकॉर्ड्स हो जाए तो उस रीजन का सिक्योरिटी प्रोवाइडर ईरान है, इसराइल बनेगा और ईरान अकेला रह जाएगा। ये आइडिया है डोनाल्ड ट्रम्प का। और जहां तक जिहादिस्तान की बात है, मेरी बात मान लीजिए, 2 झापड़ पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रम्प से, चुपचाप से अपना पासपोर्ट भी बदल देगा और जाके इसराइल को बोले, अरे यू आर पीपल ऑफ द बुक, वी आर पीपल ऑफ द बुक, आप भी किताब के हैं, हम भी किताबों, डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, गलती होगी, खत्म का। लेकिन भरोसा उस पर कोई नहीं करता, क्योंकि वो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, और क्या चाहिए। अमेरिका उसको पैसा देगा, वो तो कुछ भी कर देगा। वो भी चीन का शागिर्द है ना इस मामले में। सो अब जो कहानी है, आपको ये पता है कि चीन भी अब ईरान पे प्रेशर बहुत डाल रहा है। ये जो आईआरजीसी वगैरह ने कुछ हमले किए हैं ना, मस्कीटो बोट्स जो उनकी छोटी छोटी हैं, तो ये अमेरिका ने उनको डुबो दिया। तो अमेरिका, इसका मतलब अभी जंग खत्म नहीं हुई। और पहले कहते अभी शाम को खत्म हो जाएगी जी, शाम को हम समझाओ, अब कहते हैं बहुत दिन लगेंगे।
ट्रंप ने अभी तक एक सिपाही अपना बेटा वापस नहीं बुलाया है, एक युद्धपोत वापस नहीं बुलाया है, एक हवाई जहाज फाइटर प्लेन नहीं बुलाया। इसका मतलब क्या है? वो पिकनिक के लिए बैठे हैं वहां, स्टेट ऑफ रेडीनेस में है, वो ठोकेंगे। मेरा अपना मानना है आज नहीं तो कल, जब ईरान या तो ईरान घुटने पे आ जाए और वो अपना न्यूक्लियर मटीरियल अमेरिका को दे दे, अमेरिका खुशी खुशी ले जाएगा और ट्रम्प जाके वहां भांगड़ा करेगा हर जगह, अमेरिका ओ जी मैं ले आया हूं उनका और उसको अब मैं भस्म कर दूंगा, तो अमेरिकन बड़े खुश हो जाएंगे कि वो भी ईरान को पसंद नहीं करते। याद है जब ये मुल्ले आए थे वहां पर, तो 444 दिन के लिए उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बंदी बना दिया था तेहरान में। तो ये चीजें सब लोग याद रखते हैं ना, ईरान के जो समर्थक हैं वो भूल जाते हैं, भूलना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमको ये सारी चीजें याद है। ओके, सो ट्रंप ने जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में कहा है वो यही है कि आप लोग बेसिकली इसराइल के साथ समझौता करो, रिकॉग्निशन कुछ देशों ने कर दिया, कुछ और करेंगे, और फिर झगड़ा वगड़ा बंद करो। ये पैलेस्टाइन से क्या लेना देना आपके, वो कौन है आपके? भूल जाइए पैलेस्टाइन को, गाजा वाजा को हम संभाल लेंगे, आप इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करिए। और लेबनान में इसराइल ने साफ कह दिया कि हम ठोकते जाएंगे, जब तक हमास की तरह हिजबुल्लाह भी खत्म नहीं हो जाता हम बाज नहीं आएंगे। ट्रंप ने कहा ठोको जितना ठोकना। ये बेटा सच्चाई है आज की दुनिया की, बहुत ही कठोर दुनिया है, कठिन दुनिया है, कॉम्प्लेक्स दुनिया है, लेकिन मैंने सर, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि बहुत जो ही हॉटस्पॉट, है। हॉटस्पॉट्स बहुत बेटा देख लीजिएगा, दुनिया के 3 बड़े हॉटस्पॉट, अगर कोई परमाणु हथियारों की बात करता है 3 जगह पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो इजराइल ठोक सकता है ईरान को, इजराइल के पास है हम सब जानते हैं। दूसरा जिहादिस्तान ने तो कई बार हमको धमकी दी है कि मैं ये कर दूंगा, इतने उनका यहाँ पे बेवकूफ गधा इनका होता था एक हाई कमिश्नर, उसने भी कह दिया था जी अगर अमेरिका ने हम पे हमला किया तो हम दिल्ली और मुंबई पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दें। अबे गधे, मेरा क्या लेना देना अमेरिका और तेरे संबंधों के बीच में, बेवकूफ लोग हैं। और फिर वो मुल्ला तो कहता ही रहता है, वो खेती माश और ये भूल गए थे कि तुम जब ये करोगे तो भारत हाथ पे हाथ रखा बैठा रहेगा और भारत का साइज और पाकिस्तान के साइज, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत फिर भी सर्वाइव बेटा करेगा। बेटा मुझे नुकसान तो होगा 30-40 साल का अगर इसने किया, पर ये तो फिर 3 करोड़ साल के लिए खत्म हो जाएगा ना, और सारी दुनिया भांगड़ा करेगी कि मार डाला आपने इन आतंकियों को, हर जगह आतंकी लोग फैलाते हैं। तो हॉटस्पॉट जो है, एक तो इजराइल ईरान है, दूसरा जिहादिस्तान धमकी देता है, और तीसरा बेटा इसको भूलना मत, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, या नॉर्थ कोरिया और जापान, वहां पर भी हो सकता है, और मैं कहीं संभावना नहीं देख रहा। अमेरिका नहीं ठोकेगा रूस को, रूस यूक्रेन पे अभी नहीं हथियार का यूज करेगा। आप देखिए यूक्रेन ने एक स्कूल के ऊपर वहां मतलब बच्चे मार दिए थे, और फिर मॉस्को ने दबा के ठोका उसको। तो आजकल वो सर्कस वाला जोकर जो है वो वहां का राष्ट्रपति है, वो नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो जाए। जिस दिन जंग खत्म हुई उसको इलेक्शन करानी पड़ेगी, इलेक्शन कराएं उसको 5 वोट नहीं मिलेगी। तो सबका अपना इंटरनल होता है। जैसे भी मैं बताया कि IRGC वाले जो कमांडर हैं वो नहीं चाहते जंग खत्म हो, क्योंकि पैसे खा रहे हैं, जहां जहां से पैसा आता है। लेकिन चीन ने अब उनको वार्निंग दे दी है कि टाइगर लाइन पे आ जाओ, हॉर्मुज खोल दो, अगर नहीं खोलोगे तो फिर जो आपको $500 मिलियन या कुछ अमेरिका ने रिलीज किए आपके फंड्स, जो ब्लॉक फंड्स थे, और ये हम दोबारा हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे बाकी पैसे, और आपसे तेल कोई नहीं खरीदेगा, आप बेच नहीं पाओगे। अब ईरान डर गया है कि अगर चीन भी मेरे अगेंस्ट हो जाता है, बेटा अल्टीमेटली देखो चीन को ईरान में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो मुस्लिम देश है, उसने तो अपने वीगुर को बंद कर रखा है, उसकी दिलचस्पी है ताइवान में, उसको ईरान से क्या लेना देना। ईरान के ड्रोन्स नहीं चाहिए, और शायद ड्रोन या ये वो उसको नहीं चाहिए ऐसा कुछ, वो बस यही चाहता है कि तेल वहां से आता रहे, और अगर तेल ही नहीं आ रहा, खत्म हो गया, अगर ईरान की प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो फिर चीन कहेगा यार तू जा, मैं हाँ कभी मिला था तेरे से, अच्छी दोस्ती है। अब मेरा ख्याल मिसाइलें ही नहीं दे रहा, शुरू में तो दी थी उसने, सारा ईरान की जो मिसाइल थे वो चाइनीज डिजाइन की है, लेकिन अब मेरा ख्याल वो थोड़ी दूरी आ रही है, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है। अब G2 की बात करते हैं कि अमेरिका और चीन मिलके दुनिया पे हुकूमत करेंगे, तो चीन बड़ा खुश है, हाँ मैं भी करूंगा तेरे साथ। खैर इतना दम नहीं है उसके अंदर, लेकिन अभी जो हम चीजें देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो भी समझौते हैं, लोग कहते हैं ट्रंप को कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला, बिजनेस डील्स उसकी हुई है, बोइंग की डील हुई है, AI के मामले में कुछ हुआ है, इसके मामले उसके हाई टेक्नोलॉजी, बेटा जितनी मर्जी गाली दो अमेरिका को, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के एरिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। आई मे नॉट लाइक मैक डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बहुत सॉरी आगे आई एम है। इंटरप्टिंग, हाँ सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, लेकिन
प्रेसिडेंट ट्रम्प जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमें देखो वेनेजुएला या ऑयल जो है उसमें हमने इतने टाइम्स पैसा कमाया है कि हमारी पूरी वॉर को उसने फंड कर दिया है, हम पे कोई प्रेशर नहीं आया है। मतलब किस तरह की लीडरशिप है ये? एक मॉरल बैंकरप्सी दिखाई देती है। उसके अलावा पाकिस्तान को वो जिस तरह से ट्रीट करते हैं, मतलब अब मेरी समझ बात नहीं सुनिए, आता। आपका जी, जी। आपका क्या ख़्याल है कि पाकिस्तान से उसको मोहब्बत है? उसको पता तो है कि ये भी रेडिकल इस्लामिक है, लेकिन इस समय मेरा क काम कर रहा है। वो कभी-कभी ये दुनिया को बहलाने के लिए जी हम मध्यस्थता कर रहे हैं। अब मध्यस्थता तो कतार में हो रही है, पाकिस्तान वहाँ भी पीछे रह गया। तो वो जो फील्ड मार्शल या खेती मार्शल है, वो फुदकता रहता है, लेकिन उसको बहुत मार पड़ेगी। ये आप ट्रम्प को जितनी मर्ज़ी गाली दीजिए, बेवकूफ़ है, गधा है, पागल है, मॉरल बैंकरप्सी है, जो कहना है उसको कह दीजिए। वो सुनता है, वो परवाह करता है। वो कहता है मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कर रहा है। अमेरिका के लिए सब कुछ करता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, उनको कम उनकी आलोचना होती है, कम होती है, लेकिन उनके सामने एक ही लक्ष्य है जो मेरे सामने है कि भारत को हमने उसकी डेस्टिनी जो है, उसका भविष्य जो है, उसको उज्ज्वल बनाना है। आपको लगता है हेल होल वाला जो कमेंट था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उस पे इंडिया ने एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड किया? कौन-सा वाला कमेंट? हेल होल जो उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं, ने, जो इंडिया वो तो किसी का उसने रीपोस्ट किया था। अभी तो जब उनका नेशनल डे हो रहा था, या नेशनल डे नहीं, 250 साल पूरे हो रहे थे ना अमेरिका के, 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 2026 से 250 साल हो गए। तो वो जो गोरा मोरा उनका कौन है जो यहाँ का राजदूत है, मिस्टर गोरमोर बोरतोड़ जो भी उसका नाम है, तो उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प से एक पार्टी की, इन्होंने अपनी एम्बेसी में, डॉक्टर जयशंकर भी गए थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला, ओह आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, वी हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। गाली भी देता है, फिर ये भी कहता है, क्योंकि मेरा ख्याल गोरमोर ने उसको कह दिया होगा, टाइगर भारत में तेरी छवि बड़ी खराब है, अच्छी-अच्छी मीठी-मीठी बातें कर, तो उसने कर दी। सो बेटा माय फीलिंग इज कि रिस्पॉन्ड करने से क्या मिलेगा? यू नो सच्चाई क्या है? कभी आप गाँव में रही हो, मैं नहीं रहा, बट मुझे पता है, गली का गुंडा, गाँव वाले बाहर निकलने, वो गुंडा वहाँ खड़ा है, यार उसको हफ्ता दो और निकलो, कौन भिड़ेगा उसके साथ? चलो निकलो। और ट्रम्प के साथ भी ये, कौन भिड़ना चाहता है इस बेवकूफ के साथ? क्योंकि भरोसा नहीं है। ये तो है ही उसी तरह से, दादा है। तो आप आलोचना करिए, मॉरल रहिए, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप करवाओगे उससे। जब वो हिज़्बुल्लाह का, बेटा मैं बताता हूँ, हिज़्बुल्लाह का एक कमांडर होता था यहाँ, सेक्रेटरी जनरल नसरल्ला। नसरल्लाह, हाँ, हाँ, मोहम्मद नसरल्लाह है, उसको मार दिया था ईरान में। आपके यहाँ अ, प्रोटेस्ट हुए? तो यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट हो गए, तो मैंने टीवी पे देखा था, कुछ शिया मुस्लिम्स, ओह हमारा अयतुल्ला मार दिया, हम लड़ने जा रहे हैं। तो जाओ ना, फिर बैठ गए घर जाके। हमारे सिक्योरिटी वाले पहुंच गए कि कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं जी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तो टीवी पे था। बकवास। आपको पता है ना, यूएई ने अब निकाल दिए सारे पाकिस्तानी, है ना? आपको ये खबर आ गई होगी कि 15,000 के आसपास पाकिस्तानी शिया निकाल दिए, क्योंकि वो ईरान को पैसे भेज रहे थे। अब इसका मतलब ये है, ये लोग कई सालों से वहां बसे हुए थे। 8 बिलियन, बिलियन में 9 शुरू होते हैं, डॉलर सालाना ये रिमिट करते थे पाकिस्तान की इकोनॉमी की मदद करने के लिए। यूएई ने इनको सामान भी नहीं इकट्ठे करने दिया अपना, गेट आउट, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, तुम ईरान को फंडिंग कर रहे हो। तो अब, और फिर जिहादिस्तान का वो खेती मार्शल कह रहा था, देखो जी ये यूएई जो कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है, अपने कानून के अंतर्गत कर रहा है, वो तो वैसे भी शिया से नफरत करता है जिहादिस्तान। तो उन्होंने निकाल दिए सारे। अब वो कहीं चले गए हैं, वापस आ गए हैं पाकिस्तान में, क्या करेंगे? दंगा होगा वहां पर। तो ये सारी जो सिचुएशन है, ये अगेंस्ट पाकिस्तान इस समय काम कर रही है। उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठप हो चुकी है। और ट्रंप ने क्या पीठ 2 बार थपथपा दी खेती मार्शल की, वो सोचता मैं बन गया दुनिया का शहंशाह, तो कुछ नहीं है, नपुंसक है, कमजोर है। ये चीजें अगर आप याद रखोगे बेटा, कि इस समय भारत की छवि टॉप पे है, सब लोग प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा करते हैं, जिस तरह से हमने ऑयल प्राइस राइज को हमने डील किया, जैसे वेरी वेरी मैच्योर, वेरी गुड। और आने वाले समय में आप देखेंगे क्या हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर फास्ट ब्रीडर, वो भी अब बहुत जल्दी काम करेगा। लेकिन एक चीज है, एक गीत मैं गाना चाहता हूँ बेटा, एज वी कंक्लूड आवर डिस्कशन। कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। बस आपके अंदर जो गद्दार है, उनकी बात मत सुनिएगा, उनका मजा उनको। अब जैसे हमारी इकोनॉमी, एक टीवी एंकर बेटा कोई थे, आपने उनके चैनल पे नहीं जाता, बेवकूफ है, उसने बोला कि जब जी वो किसी ने बोल दिया
इंडियन एक्सप्रेस ने कि जी हम पहले 4th थे, अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो अब तो 6th हो गए, गिर गए। अब एक कमीने, तू भारत में रहने वाला है या चीन का पिट्ठू है तू जो फुदक रहा है वहां पर? अरे मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझसे पूछता मैं जवाब देता, पर ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए बेटा। सॉरी टू हैव टू से दिस, लेकिन बहुत से दुश्मन हैं जो भारत का भला नहीं चाहते और भारतीय हैं, और उन्हीं का प्रयोग वो लोग करते हैं जो who are not pro India। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। On this note, I'll say thank you very much. Thank you, आपके बेटा। इनसाइट्स के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपसे बातचीत के माध्यम से और आपके चुटीले अंदाज से भी। और मुझे एक लाइन आपको देखकर अक्सर याद आ जाती है, हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। अक्सर मैं इसे बाला साहेब ठाकरे साहब के कॉन्टेक्स्ट में सोचती थी, लेकिन के कॉन्टेक्स्ट में भी बोलिए। आप जिस तरह के रिएक्शंस आते हैं आपको लेकर, अब ये मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में भी होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि पीपल आल्सो से द सेम थिंग अबाउट मी आल्सो कि अरे उनको कहने दो, लोग तो कुछ कहेंगे बेटा, लोगों का काम है कहना, कहने दो, की फर्क पैंदा है। और क्या, Right. छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी सर। मच बेटा। नमस्कार, जल्दी जय हिंद, जय जल्दी भारत। फिर से बात करेंगे, जल्दी करेंगे। जी बिल्कुल सर। बाय बाय, वंदे टेक मातरम। केयर। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम।